हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे होंगे पूरे डिटर्मिनेशन और जील के साथ, ताकि आने वाले एनटीए नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में आप सभी सक्सेसफुल हो जाएं और आपने जो भी ड्रीम्स अपने लाइफ के रिगार्डिंग देखे हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो का कंटेंट आपके लिए अगर हेल्पफुल हो, डायडेक्टिक लगे, यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया के डिफरेंट हैंडल्स पे आप शेयर करें, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो है हायर एजुकेशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। एनटीए नेट का सबसे लास्ट यूनिट नंबर 10 है ये, और इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 5 से ज़्यादा 6 या 7 क्वेश्चंस भी इससे देखे गए हैं। तो इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए भी क्योंकि आप सभी हायर एजुकेशन में जाओगे, पीएचडी करोगे। वो क्या है? हायर एजुकेशन है। कॉलेज में पढ़ाओगे, हायर एजुकेशन है। तो हायर एजुकेशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा क्योंकि आप हायर एजुकेशन के लिए ही अब जा रहे हो, आप स्कूल में नहीं पढ़ाने के लिए जा रहे हो या पढ़ने के लिए जा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आ गए हो और आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का सपना भी देखते हो, तो आपके लिए हायर एजुकेशन को समझना, बूझना, जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। इट मीन्स कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर फैसला लेती है। तो एजुकेशन का जो फैसला है, एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे वो लेस इंपॉर्टेंट हो, वो सारे डिसीजंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से एडवाइस लेने के बाद, उनके एग्रीमेंट के बाद ही इम्प्लीमेंट कर सकती है, ऐसे वो नहीं कर सकती। और इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 जो अभी रिसेंट है, आया है, उसके लिए भी भारत सरकार अगर सिर्फ अकेले चाहे कि वो अपने दम पे एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट करा दे पूरे देश में, तो ये संभव नहीं है। जब तक 28 स्टेट्स और तमाम यूनियन टेरेटरीज इस पर अपनी सहमति प्रदान नहीं करते, तब तक एनईपी 2020 कभी भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट पूरे कंट्री में नहीं हो सकता। ये हो गया कंकरेंट लिस्ट। अब आइए कि हमारे यहाँ किस किस तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर होता है स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिर होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फिर होती है ओपन यूनिवर्सिटी और फिर होती है मेटा यूनिवर्सिटी। तो 6-7 तरीके के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में संख्या आती है। अगर मैं संख्या की बात करूँ तो पूरे इंडिया भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या टिल डेट, आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, 54 है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ टोटल 418 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ टोटल 370 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 है। ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, टोटल अगर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूं तो 967 ऑल टोटल टिल डेट 967। ओके, ये यूनिवर्सिटीज़ की संख्या है। एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा, हो सकता है 2-4 बढ़ गई हो, क्योंकि नई नई यूनिवर्सिटीज़ नए नए स्टेट्स में ओपन होते ही रहते हैं। तो एक बार आप इस संख्या को चेक कर लें, ठीक है, लेकिन ये करीब करीब इतना ही है। अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। इट मीन्स कि केंद्र सरकार इसमें पूरी की पूरी फंड्स देती है। पूरा इसका रख रखाव का जो खर्च होता है, मेंटेनेंस का खर्च होता है, गवर्नेंस होता है, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देखती है। और यूजीसी इसमें रेगुलेटरी बॉडी का काम करता है। यूजीसी रेगुलेशन बनाता है, मॉनिटरिंग बॉडी का काम करता है, और टाइम टाइम पे फंड्स हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, हर तरह की चीज़ें सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कराने का काम यूजीसी करता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश में कई सारे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ऐसे कई सारे विश्वविद्यालय हैं। कुल 54 हैं भारत में, जिसको केंद्र सरकार चलाती है और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरे देश में काम कर रही है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि पार्लियामेंट की जो एक्ट है 2009 की एक्ट, उसके तहत भारत में जितने राज्य हैं उन हर राज्य में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में आप पाओगे कि ये 54 की जो संख्या है ये 100 तक भी पहुँचे। ठीक है, लेकिन अभी 54 है। अब आते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के ऊपर। टोटल 418 है पूरे देश के अंदर। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होता है? अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई जो केंद्र सरकार के माध्यम से चलती है। अब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी यूनिवर्सिटी चलाती है। आप जिस भी राज्य में होंगे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बिहार है, ठीक है, तो बिहार में काशी विद्यापीठ हो गया, लखनऊ विश्वविद्यालय है, कानपुर विश्वविद्यालय है, ठीक है।
इसके अलावा और भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऐसे कई सारे विश्वविद्यालय हैं जो राज्य सरकार के अधीन हैं, जिसको स्टेट गवर्नमेंट फंड देती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत उसकी सारे जो भी डिसीजंस हैं, फाउंडेशन है, वो सारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत लिया जाता है। और यहाँ के चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर। ठीक है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है वहाँ के चांसलर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विजिटर होते हैं वो। ठीक है। और वाइस चांसलर आपको पता ही है, कोई सीनियर मोस्ट प्रोफेसर बनते हैं। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन होते हैं चांसलर? गवर्नर। हर स्टेट में एक गवर्नर है, आपको पता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, और गवर्नर क्या होते हैं? चांसलर होते हैं किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के। ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटी आज के टाइम में जो बर्डन है स्टूडेंट्स का, जो सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट होती है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ही होती है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी की संख्या सबसे ज़्यादा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में की संख्या भी कम है। अच्छा, वहाँ एडमिशन्स भी कम होते हैं, सीट्स भी कम आते हैं। आप DU में जाओगे बहुत ही गिने चुने सीट्स आते हैं। JNU में जाओगे 20 सीट 30 सीट एक एक डिपार्टमेंट में ऐसे सीट्स आते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या है? बल्क में एडमिशन होता है, तो ज़्यादातर बच्चों का जो एक रुझान है वो स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है कंसेप्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। टोटल 370 प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टिल डेट हमारे कंट्री में रन कर रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होता है? या तो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या तो इंडिविजुअली बहुत सारे लोग हैं जो ओपन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे OP जिंदल यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, MET यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, अर्का जैन यूनिवर्सिटी, ऐसे 370 विश्वविद्यालय हैं जो निजी हैं। निजी का मतलब या तो कोई बोर्ड उसको चला रही है, कोई संस्था है, कोई NGO भी चला सकती है, या फिर कोई इंडिविजुअल बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे अंबानी अब जियो यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं, है ना। नवीन जिंदल है, उनकी OP जिंदल यूनिवर्सिटी चलती है। ठीक है। तो बड़े बड़े ऐसे व्यापारी हैं, बड़े बड़े ऐसे व्यवसायी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपने पिता के नाम पे, अपने नाम पे, माता जी के नाम पे बड़े विश्वविद्यालयों को खोल रखे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2003 के जजमेंट के अनुसार यूनिवर्सिटी भले ही प्राइवेट है, किसी एक व्यक्ति विशेष का है, लेकिन उन्हें सारे बायलॉज UGC के मानने होंगे। ठीक है। वो UGC के बायलॉज के खिलाफ नहीं जा सकते, इस चीज़ का ध्यान उन्हें रखना है। अगर वो UGC के बायलॉज के खिलाफ जाएंगे तो उन पे ताला लग सकता है, उन पे बैन लग सकता है, प्रोहिबिटेड हो सकता है वो। तो भले ही वो प्राइवेट हैं, लेकिन उन्हें सारे बायलॉज UGC के मानने पड़ेंगे। और टाइम टू टाइम पे, ठीक है, समय समय पर UGC अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इंस्पेक्शन करने के लिए भेजती है कि वहाँ पे क्या स्थिति है। अगर स्थिति बुरी पाई जाए, खराब पाई जाए, तो उस पर मुसीबत आ सकती है, वो बंद भी हो सकता है। इस चीज़ का प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ध्यान रखना है और वो रखती है। चौथा है ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट बड़ा ही पायस है ना, क्योंकि जो भी दूर दराज के बच्चे हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, किसी वजह से उन्होंने शिक्षा छोड़ दिया, पढ़ नहीं पाए, उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल रामबाण का काम करती है। ओपन यूनिवर्सिटी किसी से छिपा नहीं है, आप सभी जानते हो। इग्नू है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो अपनी खुद की ओपन स्कूल चलाती है। जैसे DU का है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली DU का ओपन भी स्कूलिंग चलता है। इट मीन्स ओपन में भी वो बच्चों को पढ़ाती है। जिन बच्चों का रेगुलर में नहीं हो पाता वो ओपन में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, वो भी अपनी ओपन की क्लासेस चलाती हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो रेगुलर और ओपन दोनों की व्यवस्था अपने यहाँ पे रखी हुई है। क्यों? ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटेज कम आ गया, उनका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो वहाँ पे ओपन में पढ़ाई कर सकें। रेगुलर क्लासेस नहीं लगेगी, लेकिन सैटरडे संडे को उनके क्लास की व्यवस्था होती है, वो ओपन में पढ़ सकते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, है ना। दूसरी ये होती है कि नोट्स मटेरियल बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। जिन्होंने भी इग्नू से पढ़ाई करी होगी या इग्नू में कोई भी कोर्स किया होगा, उनको पता होगा कि पोस्ट बाय पोस्ट उनके यहाँ पे पूरे प्रिंटेड नोट्स, प्रिंटेड मटेरियल उनके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इतना ही नहीं, आज के टाइम में मल्टीमीडिया एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। तो इग्नू या बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो अपना मल्टीमीडिया चैनल्स चलाती है। उस चैनल के माध्यम से आपको सारे कोर्सेज को पढ़ाया जाता है। बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं जो वहाँ के लेक्चर देते हैं, आपके टॉपिक्स को क्लियर किया जाता है। तो ओपन यूनिवर्सिटी भी आज के टाइम में बहुत ही आवश्यक है और बहुत अच्छा काम कर रही है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस इतना मैटर करता है कि आप पास होने चाहिए। 12th में जैसे बच्चों का कम नंबर है तो रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता, लेकिन अगर आप सिर्फ पास भी हैं तो भी आपको ओपन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। एज कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप अपनी डिग्री ले सकते हो, प्रमोशन के लिए भी पढ़ाई कर सकते हो, आगे आपको प्रमोशन मिलेगा। तो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। इसके बाद एक नया कंसेप्ट आया है आजकल, मेटा यूनिवर्सिटी का। मेटा यूनिवर्सिटी क्या है? मेटा यूनिवर्सिटी होती है एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप एक साथ कई सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हो।
ठीक है। और नई शिक्षा नीति में भी इसके लिए बात करी गई है। इसका मतलब कि कोई बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है और वो साथ में लिटरेचर का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है या पेंटिंग पढ़ना चाहता है, म्यूज़िक पढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ सकता है। कोई ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, इंग्लिश लिटरेचर के हैं, उनको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो नई शिक्षा नीति में के द्वारा भी इस पर विशेष बल दिया गया है, एलिसिट किया गया है, इसको मेटा यूनिवर्सिटी सच बनाती है। और डीयू में भी ऐसी व्यवस्था है। आगे और भी इसका जो है प्रमोशन होगा, क्योंकि एनईपी में इसमें साफ साफ एनईपी ने इसको प्रमोट किया है ना, उसमें प्रावधान है मेटा यूनिवर्सिटी के लिए। तो मेटा का मतलब ये होता है बियॉन्ड। इट मीन्स कि आप जो पढ़ रहे हो उसके बियॉन्ड जाके भी आप पढ़ सकते हो। ऐसे सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन आप ले सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं है। अब आपने इंजीनियरिंग के बच्चे ने कभी सोचा था कि वो इंग्लिश लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर पढ़ेंगे, या मेडिकल के बच्चे हैं उन्होंने सोचा था कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ूंगा, लेकिन अब वो पॉसिबल होगा। तो ये हो गया मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का पूरा टाइप्स है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के अगर हम बॉडी की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन होते हैं यूनिवर्सिटी में? उसके मेन बॉडी की बात करें तो एक चांसलर होते हैं, जो कि मैंने बता दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन होंगे चांसलर? प्रेसिडेंट, ठीक है, वही विजिटर भी होते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में कौन होंगे चांसलर? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। उसके बाद दूसरा पोस्ट होता है वाइस चांसलर का, ठीक है। तीसरी होती है मैनेजिंग कमेटी, जिसको सीनेट भी बोलते हैं। मैनेजिंग कमेटी में बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, 8-10 की संख्या में, जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, और वाइस चांसलर उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रार होते हैं, और रजिस्ट्रार के बहुत सारे क्या होते हैं? असिस्टेंट्स होते हैं, जो कि बहुत सारे फिनेंशियल डिसीजंस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक यूनिवर्सिटी की बॉडी होती है। इसके अलावा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वो तो होते ही हैं, लेकिन मैं वर्किंग बॉडी की बात कर रहा हूँ, ये वर्किंग बॉडी होती है, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन हायर एजुकेशन का रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को जरूर ध्यान में रखें। रिसेंट में अगर नई यूनिवर्सिटी ओपन हुई है तो उसको भी दिमाग में रखें, गूगल पे एक बार चेक कर लें, है ना, उसको क्रॉस चेक कर लें, और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हायर एजुकेशन के और नए टॉपिक्स को लेकर आऊँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय।